हेलो बच्चों। आज हम क्लास 9th की बुक बी हाइव का लेसन 8 में जो पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री पढ़ेंगे और इसके पोएट है जीव पटेल। सो वी स्टार्ट। I'll recite this poem. I'll discuss the word meaning, difficult word meaning, explanation, poetic devices, and the of course rhyming scheme. So we start on killing a tree. इसका मतलब है एक पेड़ को मारने पर। ठीक है, तो हम देखेंगे एक पेड़ को मारने पर पोएट क्या कहते हैं कि उसको मारना सरल है कि नहीं सरल है, फिर क्या होता है। सो देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा पेड़ों को काटते हुए। बट कैन दे किल अ ट्री? क्या लेकिन वो पेड़ को काट सकते हैं? इज इट ईजी टू डू सो? क्या ये करना सरल है? लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री। चलिए हम पोएम पढ़ते हैं और देखते हैं कि पोएट जो है, जो कवि है, वो ऑन किलिंग अ ट्री टॉपिक पे क्या कहते हैं। So, see the first stanza. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. See the difficult word first. जैब होता है, सेकेंड लाइन में जैब का मतलब होता है कि अचानक से चोट मारना, है ना। यहाँ पर नाइफ से लिखा हुआ है, नाइफ चाकू को कहते हैं। और फीड कराना का मतलब है यहाँ पर कि न्यूट्रिशन लेना, मिनरल्स लेना। जैसे हम लोग हेल्दी रहने के लिए अच्छा खाना खाते हैं, ऐसे पेड़ों को भी अच्छे खाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो फीडिंग का मतलब ये है। लेप्रस हाइड, यहाँ पर लेप्रस जो होता है, लेप्रेसी से मतलब है उसका। लेप्रेसी एक बीमारी होती है जिसमें शरीर में धब्बे से पड़ जाते हैं, जिसको कोई कोढ़ कहते हैं या कुष्ठ रोग के नाम से भी जानते हैं, लेप्रेसी। तो यहाँ पर उसका मतलब है वो स्प्राउटिंग होता है कि ग्रोइंग, बढ़ना, बढ़ती हुई। सो वी स्टार्ट। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। पोएट कहते हैं कि एक पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। कि एक चाकू का एक अचानक से चोट मारना पेड़ पर, यानी कि या कुल्हाड़ी से या फिर चाकू से पेड़ को हिट करने पर, चोट मारने पर ये नहीं हो सकता कि वो पेड़ मर जाए। इट हैज़ ग्रोन स्लोली, कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, एंड आउट ऑफ इज लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। पोइट कहते हैं कि इट हैज़ ग्रोन स्लोली, और ये पेड़ जो है धीरे धीरे बढ़ता है। कंज्यूमिंग द अर्थ, और अर्थ जो होती है पृथ्वी से क्या क्या कंज्यूम करता है। राइजिंग आउट ऑफ इट, जब ये बाहर निकल रहा होता है तो क्या क्या कंज्यूम करता है। फीडिंग करता है, मतलब सारे न्यूट्रिशंस लेता है। अपॉन इट्स क्रस्ट, इसकी जो जो छाल होती है, जो तना होता है, पूरा जो है फीड करता है, एब्जॉर्ब करता है। ईयर्स ऑफ सनलाइट, सालों की सूर्य की धूप, सूरज की धूप, एयर, हवा, वाटर, पानी, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीफ। और इसके जो लेप्रस हाइड का मतलब यहाँ पर है कि जो इसकी जो छाल पे इसके जो धब्बे से होते हैं, रंग हल्के और भूरे रंग के या डार्क भूरे रंग के जो जो धब्बे होते हैं, जैसे कि एक लेप्रेसी के पेशेंट को होते हैं, कोढ़ से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसके शरीर पे धब्बे पड़ जाते हैं, ऐसे इसकी छाल पे जो हल्के और डार्क भूरे रंग के जो धब्बे होते हैं, वहाँ पर स्प्राउटिंग लीव्स, धीमे धीमे फिर से पत्तियाँ निकलने लगती हैं। ठीक है, इस वहाँ से पत्तियाँ ग्रो करने लगती हैं। यानी कि पोएट का ये कहना है कि अगर एक आप हरे भरे पेड़ पे एक जो है एक कुल्हाड़ी या एक चाकू से, नाइफ से एक अचानक से चोट मारते हैं तो पेड़ नहीं मरता है। वो क्योंकि पेड़ ने सालों तक सूरज की धूप, हवा, पानी को जमीन से लिया होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है, और ये नहीं मरता है। तो सी द rhyming scheme we will discuss. There is no rhyming scheme, children. It is written in free verse. जब कोई भी rhyming scheme का मतलब होता है कि जब किसी स्टैंजा की लाइनों के एंड का वर्ड जो है दूसरी की लाइन के किसी वर्ड से साउंड सेम करता है, तो वहाँ पर राइमिंग स्कीम होती है। लेकिन इस स्टैंजा में कहीं कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, ये यानी कि फ्री वर्स में लिखी हुई है। ठीक है, इसमें पोएटिक डिवाइसेस देखिए। सेकेंड लाइन में देखिए नाइफ, और थर्ड लाइन में देखिए ग्रोन के बाद कोई भी एंड में पंचुएशन मार्क नहीं है, और लाइन जो है नाइफ के बाद विल डू इट के बाद है।
फुल स्टॉप। ठीक है, तो जब लाइन के बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के दूसरी लाइन या तीसरी लाइन में या आगे बढ़ती जाती है तो वहाँ पर इंजैबमेंट होता है। इंजैबमेंट पोएटिक डिवाइस है यहाँ पर। देखिए, नाइफ के बाद कोई नहीं है तो यहाँ पर इंजैबमेंट है। फिर इसी तरह थर्ड लाइन में ग्रून के बाद भी कोई नहीं है तो यहाँ भी इंजैबमेंट है। ऐसे ही फोर्थ में फीडिंग के बाद, एब्जॉर्बिंग के बाद, हाइड के बाद यहाँ पर कहीं भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है तो यहाँ ये सब इंजैबमेंट है। और दूसरा देखिए, इसमें लेप्रस हाइड, लेप्रस हाइड यहाँ पर जो पेड़ की जो छाल है उसको, उसकी तुलना उन्होंने एक लेप्रेसी के पेशेंट से की है जिसको कोढ़ हो गया। पेड़ में जैसे तरह तरह रंग के हल्के और डार्क और गाढ़े रंग के धब्बे होते हैं जो पेड़ की छाल पर, वैसे ही जैसे कि एक लेप्रेसी के पेशेंट के शरीर पे हो जाते हैं। तो और इस कंपैरिजन को दिखाने के लिए उन्होंने कोई भी सो, एज या लाइक वर्ड नहीं यूज़ किया है। तो जब बिना सो, एज, लाइक या देन वर्ड के कोई कंपैरिजन किया जाता है और तो वहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है तो वहाँ पर मेटाफोर फिगर्स ऑफ स्पीच होती है। तो हियर इज मेटाफोर फिगर्स ऑफ स्पीच। So this is about the first stanza. Now we will move towards the second one. So I'm going to recite second stanza. See, so hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to form a size. Again देखिए, see the difficult word hack होता है जोर से मारने को, हिट करने को कहते हैं, है ना, जोर से मारने को हिट करो। और चॉप होता है काट डालना, उसको टुकड़े टुकड़े कर देना, चॉप कहते हैं। सब्जी चॉप करते हैं ना, वैसे ही काट डालना। आगे देखिए, और ब्लीडिंग बार्क, ब्लीडिंग का मतलब जो है ब्लीड करना होता है, खून बहना होता है। लेकिन जब पेड़ को कहीं से काटा जाता है तो उसमें से एक रस सा निकलता है जिसको कि अंग्रेजी में सैप कहते हैं, SAP, सैप। तो यहाँ पर उस सैप से मतलब है। मिनिएचर होता है बहुत ही वेरी टाइनी, बहुत छोटा सा, वेरी स्मॉल, मिनिएचर। और बोज होता है ब्रांचेस, टहनियाँ। और ट्विग्स भी छोटी छोटी टहनियों कहते हैं, तिनको जो होते हैं ट्विग्स। ठीक है, और एक्सपैंड होता है फिर से बढ़ जाना, फिर से उसका विस्तार हो जाना, फॉर्मर साइज यानी पहले के साइज में। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट। तो आप पोएट कहते हैं कि अगर आपको पेड़ को काटना है तो आप जोर से पेड़ को काटिए, चॉप कर दीजिए, काट दीजिए। बट दिस अलोन वोंट डू इट, लेकिन ये अकेला पेड़ को काट दीजिए आप, तभी पेड़ को मार नहीं पाएगा। दिस अलोन वोंट डू इट का मतलब है, यहाँ पर ऑन किलिंग अ ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, कि यानी कि वो आप पेड़ को चॉप कर दीजिए, काट दीजिए, तो भी वो पेड़ मरेगा नहीं। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और इसको ज़्यादा पेन भी नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। और पोएट कहते हैं कि जहाँ से आप उसको काटेंगे वहाँ से एक कुछ रस सा निकलेगा जिसको कि सैप कहा जाता है। और उसको यहाँ पर उन्होंने ब्लीड से, जैसे कि अगर किसी आप आदमी को काट दीजिए, मान लीजिए इसको चोट लग जाए तो खून बहता है, इसी तरह अगर आप पेड़ को काटेंगे तो वहाँ से एक रस निकलता है जिसको कि हम सैप कहते हैं। और वो सैप जो है फिर से वो हील कर देता है, यानी कि उस घाव को भर देता है। ठीक है, एंड फॉर्मर क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। और जहाँ पर से ये काटा गया है, एंड फॉर्मर क्लोज टू द ग्राउंड, जिस जगह से ये पेड़ को काटा गया है वहाँ पर कर्ल्ड, मुड़ी तुड़ी ग्रीन ट्विग्स, हरे रंग की छोटी छोटी टहनियाँ निकलती हैं एक समय के बाद। मिनिएचर बहुत छोटी छोटी जो है ब्रांचेस निकलती हैं, विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज। और अगर उनको चेक नहीं किया गया, उन पर ध्यान नहीं रखा गया, तो वो विल एक्सपेंड अगेन, वो फिर से बढ़ जाती हैं टू फॉर्मर साइज, और पहले जैसा साइज पेड़ का हो जाता है धीरे धीरे। यानी कि जहाँ से पेड़ काटते हैं वो सैप जो है उसको हील कर देता है, उसका जख्म भर देता है जहाँ, और फिर वहाँ से धीमे धीमे छोटी सी ब्रांचेस निकलने लगती हैं, और वो धीरे धीरे अगर उसको फिर से ना काटा गया तो वो धीरे धीरे पेड़ फॉर्मल साइज में, पहले जैसा साइज का फिर से बन जाता है। तो पेड़ को काटना आसान काम नहीं है। ठीक है, now see the rhyming scheme again. As we have already discussed, there is no rhyming scheme. This stanza is also written in free verse. Now see the poetic devices. See the fourth line, bleeding bark, bleeding bark। ठीक है, तो दो ब शब्द, जब किसी कॉन्सोनेंट साउंड, जो हमारे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें से
5 वॉवल साउंड होते हैं, ए ई आई ओ यू, और उसके बाद जो 21 बचते हैं वो उनको कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। अगर उस 21 अल्फ़ाबेट्स में कोई वर्ड की साउंड साथ साथ एक साथ रिपीट हुई, जैसे देखिए ब्लीडिंग बाक, बा साउंड की रिपीटेशन है यहाँ पर, तो ये एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, और इसी वर्ड में ब्लीडिंग बाग का ही कंपैरिजन यहाँ पर पोएट ने बहुत सुंदर ढंग से ब्लीड का कंपैरिजन जो पेड़ से निकलने वाले सैप से किया है। जो खून ब्लीडिंग होता है, खून को बहना, और सैप यहाँ पर, तो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है खून का सैप से जो पेड़ से निकलता है। तो यहाँ पर और कोई कंपैरिजन दिखाने के लिए कोई सो एज लाइक नहीं है, तो इसलिए मेटाफॉर फिगर्स ऑफ स्पीच भी है इसी वर्ड में। ठीक है, आगे देखिए, एज वी हैव डिस्कस्ड, फर्स्ट लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है चॉप के बाद, तो इंजैबमेंट है। हील के बाद नहीं है फोर्थ लाइन में, ग्राउंड के बाद नहीं है, बोज के बाद नहीं है, अगेन के बाद नहीं है, तो ये यहाँ सब जगह इंजैबमेंट है। काफ़ी जगह इस पोएम में इंजैबमेंट है। सो दिस इज़ अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस। नाउ वी विल मूव फर्दर, सी द स्टैंजा 3. Now the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied, and pulled out, snapped out. Or see the next page. Or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. Come to the page again, first page again. सी नो, अब यहाँ पर पोएट जो है पेड़ को वास्तव में कैसे मारना है इसका तरीका सिखा रहे हैं। ठीक है, नो द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। अगर वो कहते हैं अगर आपको पेड़ को वास्तव में मारना है तो उसकी जो रूट है, जो उसकी जड़ें हैं, जहाँ से वो सारे मिनरल्स पृथ्वी से एब्जॉर्ब करता है ना, टू बी पुल्ड आउट, उसको आपको अपरूट करना पड़ेगा, जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। उन जड़ों को, पेड़ की जड़ों को आपको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। पुल्ड आउट होता है कि जड़ से निकाल लेना। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग होता है नींव, है ना, जो अर्थ के, जो ज़मीन के अंदर उसकी नींव है। जैसे कि हम लोग जब घर बनाते हैं तो उसकी नींव मजबूत होती है, उसी पे घर टिका रहता है। इसीलिए जो जड़ें जो है वो बहुत जितनी गहरी होती हैं पेड़ उतने ही मजबूत होता है। तो एंकर यहाँ पर का मतलब है नींव। तो आपको अर्थ के अंदर नींव से, अंतर गहराई से उन जड़ों को खींचना है। इट इज़ टू बी रोब्ड, टाइट एंड पुल्ड आउट। आप उसको रस्सी बांधिए, कस के, और खींच लीजिए जड़ को। स्नैप्ड आउट, स्नैप्ड आउट का मतलब है कि जड़ को पेड़ जो चॉप्ड आउट, यानी कि जो जड़ जो पेड़ में ज़मीन में धसी हुई है उसको आप रस्सी बांधिए और खींच लीजिए अगर आपको पेड़ को वास्तव में मारना है। ठीक है, स्नैप्ड आउट होता है चॉप्ड आउट। अगले पेज पे देखिए, और पुल्ड आउट इंटायरली, और पूरी तरह, इंटायरली मतलब पूरी तरह आपको उसकी जड़ें खींचनी है। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, जो अर्थ के रूपी जो गुफा है पृथ्वी के अंदर, यानी पृथ्वी को यहाँ पर गहराई में, इसलिए वहाँ पर उन्होंने केव लिखा है, वहाँ से जड़ को निकाल लीजिए। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, तब जो उस पेड़ की स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से वो पेड़ जिंदा है, जो उसकी ताकत है, तब वो एक्सपोज होगी, आपको दिखाई देगी। यानी कि जब जड़ें वहाँ बाहर आ जाएंगी, और वही जड़ें जो हैं पेड़ की ताकत होती हैं। द सोर्स वाइट एंड वेट, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, द सोर्स वाइट एंड वेट, जो जड़ें होंगी वो सफ़ेद रंग की होंगी, थोड़ी गीली गीली सी होंगी। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और वो बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है पेड़ का, और जो कि सालों से, फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, ज़मीन के अंदर छुपा होता है, हिडन होता है। ठीक है ना, तो वो जो जड़ें हैं जो गीली और सफ़ेद रंग की होंगी, जब आप उनको रस्सियों से पकड़ के खींचेंगे पूरी तरह इंटायरली, तब वो स्ट्रेंथ पेड़ की आपको एक्सपोज होगी, तब दिखाई देगी, और तब जो है पेड़ मरेगा। ठीक है, नाउ सी द पोएटिक डिवाइसेस अगेन, इट इज़ रिटन इन फ्री वर्स। कम टू द पेज अगेन। नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक तो पुल्ड आउट वर्ड जो है पूरे इस स्टैंजा में अगले पेज तक 2 बार इस तरफ और 1 बार इस तरफ, 3 बार रिपीट हुआ है पुल्ड आउट पूरे स्टैंजा में। तो यहाँ पर रेपिटेशन है, रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस है। और
इंजैबमेंट इस पेज आउट के बाद देर इज़ नो राइम पंक्चुएशन मार्क, सो स्नैप्ड आउट, तो इसके बाद यहाँ पर इंजैबमेंट है। इसी तरह आगे देखिए एक्सपोज लाइन 3, अगले पेज पे लाइन 3 एक्सपोज के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, और हिडन के बाद सेकेंड लास्ट लाइन ऑफ दिस स्टैंजा, तो यहाँ ये सब जगह इंजैबमेंट है। आगे देखिए वाइट एंड वेट, अगेन एक कॉन्सोनेंट साउंड है, जो 21 कॉन्सोनेंट साउंड की अभी हमने बात की थी, है ना, जो 5 वॉवेल को छोड़ के जो 21 कॉन्सोनेंट है, वाइट एंड वेट, वाह साउंड रिपीट हुई है इस लाइन में, तो यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। So this is about the poetic devices of this stanza. Now we will move towards the last stanza. See, then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. Now see the difficult word first. Scorching होता है बच्चों, स्कॉचिंग एंड चोकिंग होता है कि डाइंग ऑफ द रूट, जो रूट जो है, जड़ है पेड़ का, उसका मरना, है ना। और ब्राउनिंग होता है कि भूरा पड़ जाना, हार्डनिंग होता है सख्त हो जाना, ट्विस्टिंग होता है जो सूख के जो चीज़ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है, एंड विदरिंग होता है मुरझा जाना, है ना, विदरिंग होता है। तो आप देखिए, जब जड़ें, पोएट कहता है कि बाहर निकल जाती हैं, देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग, तब ये जो है रूट जो है यहाँ पर मरने लगती है। इंसान एंड एयर, और सूरज में और हवा में वो धीरे धीरे ब्राउन होता जाता है, उस जड़ का कलर जो पहले सफ़ेद और गीली थी वो सूख के ब्राउन होती जाती है, हार्ड हो जाती है ना, कठोर हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है, सूख के टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, विदरिंग होती है और मुरझा जाती है, एंड देन इट इज़ डन, और तब आपका काम हो गया। यानी कि अगर आपने पेड़ को मारना था तब पेड़ मरता है। तो दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव पोएम, और पोएट जो है यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि इन हरे भरे पेड़ों को मत काटिए, ठीक है, और पेड़ को काटना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ पर पेड़ डिस्पोज और बहुत ही सेंसिटिव ढंग से वो जो है वो पेड़ों को बचाने की आपको शिक्षा देते हैं। So I have already now see the poetic devices of this last stanza too. I had forgotten. I'm so sorry. See, ऑन लास्ट स्टैंजा में अगेन फ्री वर्स में लिखी है, देर इज़ नो राइमिंग स्कीम, मैटर के बाद और चोकिंग के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो इंजैबमेंट है, और नथिंग एल्स, ठीक है, इंजैबमेंट इज देयर। सो दिस इज अबाउट द पोएम। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड क्वेश्चन आंसर्स, फिगर्स ऑफ स्पीच इवन अलग से मैं आप प्ले लिस्ट पे चेक कर सकते हैं, नॉटियाल्स मैम इंग्लिश पे, कि आपको सारी जो 10th और 12th में फिगर्स ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइसेस पूछी जाती, सारी मैंने उसमें दी हुई हैं, and I have uploaded question answers of this lesson on the same channel, Nautias Ma'am English. Work hard. Thank you so much.